So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. And again I am here with a new chapter, chapter 5, complex number and quadratic equations. So from today we are going to start a new chapter, complex number and quadratic equation, and it is chapter number 5, class 11th maths NCERT. And आज का वीडियो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहाँ पड़ी है। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए ताकि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा और इससे आपको इजी हो जाएगा फर्दर एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कहाँ पर जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में कई नंबर्स पढ़े हैं। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ एंड अपने कोई भी बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ। प्लीज माय चैनल रितिका मैथमेटिक्स क्लासेस, इसमें आपको कई न्यू तरीके के कॉन्सेप्ट में अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। और आप लोग के स्पेशल क्लास 11th मैथ्स के जो बच्चे हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस के साथ कंटिन्यू रहिए ताकि आपको मैं इजीली कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो डिफिकल्टी लेवल आप लोग को क्लास 11th मैथ्स को हैंडल करने में लगता है वो सारा कुछ यहाँ पर इस वीडियो की हेल्प से आप लोग इजीली उन चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो चलिए, तो चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहाँ पड़ी। कॉम्प्लेक्स हमने कुछ नंबर यहाँ पर पढ़े हैं, जैसे सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर। देन सेकंड हमने देखा होल नंबर। अब होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो भी हमारा इंक्लूड हो जाता है वो हमारे होल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड हमने देखा, अब देखिए 1 2 3 0 1 2 3 ये तो नेचुरल एंड होल नंबर थे। अब कुछ नंबर अगर हम लेंगे तो कुछ नंबर हमें देने भी हैं, यानी कि कुछ अगर हम प्लस देखेंगे तो कुछ हमें माइनस के नंबर भी मिलते हैं। तो उन नंबर्स को कैटेगरी में रखा गया है इंटीजर्स की। तो हमने इंटीजर्स नंबर को भी, यानी कि हम स्टेप वाइज इन नंबर्स को हम जानने लगे हैं। इंटीजर्स नंबर हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर, जैसे हमने निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इस तरीके के हमने नंबर्स देखे जहां पर इंक्लूडिंग निगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नोन इंटीजर्स। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर प्लस होगा तो माइनस भी होगा, उन सभी का कॉम्बिनेशन हम इंटीजर्स के अंदर देखते आए हैं। नाउ फोर्थ हमने देखा, अच्छा आप नंबर्स हमारे, जैसे हमने क्या करना है, पिज्जा आप लोग लाइक करते हो ना, तो पिज्जा हमें कैसे एक शेयर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो शेयरिंग दैट इज, उनको हमने क्या बोला, फ्रैक्शनल नंबर। एंड फ्रैक्शनल नंबर को हमने जो नाम दिया है वो है रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने जो नंबर देखे, रेशनल नंबर भी हमने देखे P अपॉन Q की फॉर्म के या M अपॉन N फॉर्म के, एनी वेरिएबल यू कैन टेक हियर। तो P अपॉन Q की फॉर्म में वेयर P एंड Q क्या थे अपने, देखिए P एंड Q अपने क्या होते हैं, तो P एंड Q जो हमारे थे एनी नेचुरल नंबर हमारे होते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हमारा यहाँ पर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 होता है। तो हमने ये रेशनल नंबर पढ़ा था। नाउ फिफ्थ कैटेगरी हमने देखी थी इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर विच आर, यानी कि जब हमने इनको जब हम क्या करते हैं, जब हम डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को लाते हैं तो हमने देखा है कि कुछ नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग फॉर्म के होते हैं, यानी कि ऐसे सभी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, जो ऐसे सभी नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, यानी कि अलग तरीके के नंबर हमें डेसिमल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, तो उनको हमने क्या रखा, इर्रेशनल की कैटेगरी में रखा। तो हम इजिली यहाँ पर ये बोल देते हैं विच आर नॉट रेशनल, विच आर नॉट रेशनल, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर कुछ इर्रेशनल नंबर भी देखे। देन हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। अब रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, जब हमने, यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो जब हम ये नंबर्स को, यानी कि अगर कंबाइंड दोनों नंबर के बारे में हमने पढ़ा तो उनको हमने क्या बोला, रियल नंबर बोला, यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, उसको हमने क्या कहा, रियल नंबर।
तो हमें अभी हमने चिल्ड्रन ये सारे नंबर ऑलरेडी वी हैव लर्न, तो हमें कहाँ जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको हम समझते हैं। उसके लिए हमें टॉपिक हमने क्लास 10th का देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में हम चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कहाँ से हमें आया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें कहाँ पर पड़ती है। तो चलिए, अब आपने देखा जब हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए हैं, तो अगर कुछ इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमने रूट्स निकालने के फॉर्मूले पढ़े हैं। तो वो फॉर्मूले हमारे पास क्या थे, देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि हमने ये रूट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जहां पर इसको हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम d से शो करते हैं, d से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन हमारी थी, अगर d की वैल्यू हमारी इक्वल्स टू 0 आती है, अगर ये d की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 आती है, तो हमें किस तरीके के रूट यहाँ पर मिलते हैं, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो हमें रियल एंड इक्वल रूट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर d हमारा 0 हो जाता है, b² माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है, तो हमारे रूट रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। नाउ सेकंड जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी, अगर d इज ग्रेटर देन 0 होता है, अगर d ग्रेटर देन 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा एनी पॉजिटिव नंबर अगर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे रूट तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल हमने पढ़े थे, ठीक है। तो हमें कैसे रूट यहाँ पर मिलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हमें मिलते हैं, यानी कि अलग अलग, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज लेस देन 0 हो जाती है, तो उस कंडीशन को हमने क्या करा था, उसमें हमने नो रूट यहाँ पर बोला था, ठीक है। तो जो हमारी थर्ड कैटेगरी होती है, यानी कि निगेटिव रूट के लिए, अब d अगर हमारा क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है, इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं, ठीक है। अगर d हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए, अगर d हमारे पास लेस देन 0 हो जाता है, d लेस देन 0, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाता है, तो वी कैन से कि -1। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, वो हम क्या कहते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन का रूट अगर हमारे पास निगेटिव आता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से शो करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमने किस कंडीशन के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा है, दैट इज। अब अगर थर्ड कंडीशन जो हमने वहां पर छोड़ी थी, वो हम 11th क्लास में उसके लिए पूरा एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में कोरिलेट होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आता है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम वापस देखते हैं। नाउ अगर हमारे पास b² माइनस 4ac -1 है, ठीक है, और अगर यानी कि माइनस कंडीशन के लिए हम फिर क्या करते हैं, आप इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल आप समझ लीजिए। लेट मैंने एक इक्वेशन ली x² माइनस 1 x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लेट आई एम टेकिंग एन इक्वेशन x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। x की जगह ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी, अगर मैं यहाँ पर -1 भी रखते हैं ना, अगर हम x की जगह -1 रखते हैं, तो उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव बन जाता है। किसी भी स्क्वायर नंबर में अगर हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, पॉजिटिव नंबर बनता है। तो इसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, देखिए -1, यानी कि जब किसी स्क्वायर फंक्शन का अगर राइट हैंड साइड निगेटिव होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका जो रूट होता है दैट इज √-1। आप यही तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर x मुझे यहाँ से निकालना है, तो √-1 और √-1 को ही हमने, देखिए अब इस
इक्वेशन में यानी कि इस वैल्यू के ऊपर कई तरीके के मैथमेटिशियंस ने क्या करा, अपनी स्टडी करी एंड फाइनली आयलर्स थे हमारे, आयलर्स ने क्या किया, इसके लिए एक वेरिएबल उन्होंने डिस्कवर किया जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा बोलते हैं। और जब रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाता है यानी कि -1 की वैल्यू के लिए इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इसको हमने नेम दिया आयोटा। ठीक है, इस तरीके से इसको आयोटा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आई यानी कि किसी भी अगर रूट स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम माइनस वैल्यूज के लिए हम अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है। तो यहीं से हमारी इस कंडीशन से ही हमारी किसकी शुरुआत हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई थी। और जिसको किसने देखा, इसको डिस्कवर किया था हमारे आयलर्स ने। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप आई होप यहाँ तक आप समझ में आए होंगे कि आयोटा की शुरुआत कैसे हुई और आयोटा हम तक कैसे आया, कैसे हमें और कहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन लेट -5 अगर हमारे पास है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे -5 हमारे अंदर है तो इसको -1 × 5 आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप माइनस, ये आप देखो ये क्या हो जाएगा, -√1 × 5 ऐसे लिख सकते हैं एंड देन √-1 × √5 एंड √-1 क्या हो गया, i/5। तो इस तरीके से आप अब निगेटिव वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आयोटा की हेल्प से हम बाकी सभी निगेटिव वैल्यूज को, ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास वैल्यू आती है तो हम उनको इजिली यहाँ पर सॉल्व कर पाते हैं। तो यहीं से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लिंक बनता है वो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अब जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड की, ठीक है, जेड वेरिएबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से हम यानी कि जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ a + ib, यानी कि ये इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है a + ib। आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा आपको इस तरीके की फॉर्म में देखने को मिलेगा, जहां पर अब आप ध्यान दीजिए, जहां पर a एंड b हमारे दोनों क्या हैं, रियल फंक्शन a एंड b, ठीक है, a एंड b को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे दोनों रियल नंबर होते हैं। बट i भी अगर हमारा हो जाता है यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब रियल नंबर आपका आ जाता है तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये हमारा IB क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर, जबकि A एंड B हमारे दोनों क्या है, अलग अलग रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल कब होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मेरे पास एक कंडीशन है कि Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है। सो लेट Z1 = A1 + IB1 एंड Z2 = A2 + IB2। मेरे पास ये दो कंडीशन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z1 = Z2 कब होगा, देखिए Z1 की जगह रखते हैं A + IB1 = A2 + IB2। तो यहां से क्या हो जाएगा, A1 = A2 एंड, ठीक है, IB1 = IB2। यानी कि जब ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी तो हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो एक प्रॉपर्टी थी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। अच्छा, अब आप एक चीज और देखिए, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे
अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है 2 + 3i फॉर्म का, ठीक है, 2 + 3i फॉर्म का, 2 क्या है यहाँ पर, या 2 + i3 इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 2 + i3। तो देखिए 2 और 3 क्या है, रियल नंबर है, i3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इमेजिनरी नंबर। तो 2 हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो आपका प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब अगर कुछ z इस तरीके का है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 + i × 0, ठीक है, 2 + i 0 यानी कि हमें क्या देगा, 2 देगा ना, i × 0, ठीक है, i तो 0 के साथ आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट 0। तो 2 + 0 2। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, देखिए है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, प्योरली रियल नंबर, इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। नाउ z = अगर हमारे पास है 0 + i3 फॉर्म का, ठीक है, 0 + i3 कुछ इस तरीके का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम क्या, यानी कि इसको आप 3i भी लिख सकते हैं ना, इसको हम i3 या 3i भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये 3 फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाती है यहाँ से, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a number which is represent a number which is represent in the form of a plus ib, ठीक है, a plus ib फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, where a is called real part and ib is called imaginary part and it is denoted by अल्फाबेट z, ठीक है। तो ये हमारा एक रियल नंबर का डेफिनेशन है। तो आई होप आप यहाँ तक स्टूडेंट समझ पाए होंगे कि रियल हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे जरूरत पड़ी और कैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया और किसने ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कवर किया था। अब चलिए थोड़ा सा हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जैसे आपने बाकी सभी प्रीवियस नेचुरल, होल नंबर, इन सभी के लिए जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं वैसे ही अब हम यहाँ पर, ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम एडिशन के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने जैसे बाकी सभी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के लिए हमने कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि कई तरीके की हमने प्रॉपर्टीज वहां पर पढ़ी थी। तो वैसे ही अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की होंगी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है। आंसर भी हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है जब हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे देन वी विल गेट अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा आउटपुट पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार इसको चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखते हैं, ठीक है। तो z1 लेट 2 + 3i एंड z2 हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 + 2i, ठीक है। इसी फंक्शन को मैंने आगे पीछे कर दिया। तो चलिए इसके लिए एक बार z1 + z2 हम देखेंगे कि क्या हो जाता है। तो ये है 2 + 3i + 3 + 2i,
2 + 3 दैट इज 5। अब आप हमेशा ध्यान रखिए रियल पार्ट ही रियल पार्ट के साथ ऑपरेट होता है एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ ऑपरेट होता है, ठीक है। तो 2 + 3 इज 5 प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 3 और 2 ये आपका ऐड होगा तो ये हमारा हो जाएगा 5i, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 5i। तो हमने क्या देखा कि हमें अगेन यानी कि ये रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, यानी कि फिर से हमें क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन हमें आउटपुट में मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को लेकर, कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो अगेन हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोज्ड हो जाती है, कंडीशन के अंदर बन जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ सेकंड हमारे पास होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और उनका ऑर्डर बदल दिया जाता है तो हमारा आंसर क्या होता है, दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS हमारी इक्वल होती है। ये तो आपने जब हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी नंबर हमने पढ़े थे स्टूडेंट, तो हमने ये प्रॉपर्टी वहां पर देखी थी, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है एंड अगर उनका ऑर्डर बदल दिया जाए एंड अगेन ऐड किया जाए तो आंसर विल बी सेम ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन द बोथ साइड। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आप इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए यानी कि हम 3 नंबर्स का यहाँ पर ग्रुपिंग लेते हैं, लेट, ठीक है। हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1, Z2, Z3। पहले हमने Z2, Z3 का ग्रुपिंग किया था यहाँ पर, तो ये एसोसिएटिविटी हमारी इक्वल होगी अगर हम इस ग्रुपिंग को क्या करते हैं, चेंज कर देंगे, तो भी हमारा आंसर दोनों तरफ क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जब हमने नॉर्मल नंबर के लिए इन्हें पढ़ा था तो 2 के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं कि वापस हमें उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है, ये मतलब है ना हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वापस से हमें वही नंबर अपनी आइडेंटिटी के साथ, यानी कि वापस हमें नंबर मिल जाता है। आइडेंटिटी मतलब सेम नंबर मिल जाए, तो ऐसा नंबर क्या है, 0 ही हमारे पास होता है जो किसी भी नंबर के साथ ऐड किए जाने पर वापस वही नंबर देता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का काम यहाँ पर हमारा कौन करता है, 0 करता है। तो वैसे ही अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज Z + 0 इज इक्वल टू Z, ठीक है। वेयर 0 भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही होगा, तो इसको हम 0 + I0 यहाँ पर कहेंगे। 0 यानी कि 0 + I0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ